हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कल हम डिटर्मिनेंट के बेसिक्स सीख लिए थे। आज हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जिसमें कि पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के। समझ में आया। जैसे सपोज करिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है और A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कोई एक मैट्रिक्स है और आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। आपको पता है, ट्रांसपोज सिखाया जा चुका है। आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो A मैट्रिक्स है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जो वैल्यू यहाँ आएगी डिटर्मिनेंट A की, वैसे ही अगर आप A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये थी डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको ये वैल्यू इक्वल ही दोनों की मिलने वाली है। समझ में आया। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आप इस साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर लिखते जाइए, जो भी करना है आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को आपस में इंटरचेंज करती है। ध्यान रहे, यहाँ ट्रांसपोज था और यहाँ पे हम किसी एक रो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर रो और हर कॉलम को चेंज किया जाता है, वो ट्रांसपोज कहलाता है। तो दोनों प्रॉपर्टी में फर्क है। किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है, बस उसका साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि इस R1 को इंटरचेंज करना R3 के साथ, ठीक। तो फर्क क्या होगा आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे, या फिर आप चाहें तो C1 को इंटरचेंज करना चाहते हैं C2 या फिर C3 के साथ, तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क होगा वो देखिए। हम इंटरचेंज कर रहे हैं C1 को C2 के साथ, तो B1 B2 B3 और ये उठ के C2 की जगह पर चला जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3, और डिटर्मिनेंट का साइन जो है प्लस से माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटर्मिनेंट में थर्ड प्रॉपर्टी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझाते हैं। सपोज करिए आपके पास है A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, और B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये है आपके पास। तो होगा क्या,
ये जो आपको प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिख रहे हैं, इनको आप अलग अलग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? अगर दो चीजें एक साथ हैं तो इनको आप अलग अलग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिखेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले इसका एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, क्योंकि हर जगह बीच में प्लस साइन था इसलिए यहाँ लगाएंगे प्लस। और दूसरा क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी को थोड़ा सा अपडेट करके हम बताएं तो सेम यही प्रॉपर्टी होगी, बस थोड़ी सी चेंजिंग क्या होगी कि यहाँ जो अल्फा बीटा गामा आपको दिख रहा है, यहीं पे अगर कोई एक कांस्टेंट भी आ जाए और सब में वो सेम कांस्टेंट हो, मतलब सपोज करिए यहाँ के से मल्टीप्लाई है, यहाँ के से मल्टीप्लाई और यहाँ के से मल्टीप्लाई है, मतलब के अल्फा के बीटा के गामा है, तो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बताएं। चलिए देखते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम एक और तरीके से बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा, A1 प्लस के अल्फा A2 प्लस के बीटा A3 प्लस के गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है आपका। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, बस फर्क क्या होगा वो देखिए। फर्क क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस सब में के दिख रहा है, यहाँ भी के अल्फा के बीटा के गामा, सब में के दिख रहा है। आप जैसे यहाँ अल्फा बीटा गामा लिखे थे, वहां ये लिखेंगे के अल्फा के बीटा और के गामा, ऐसे लिखेंगे तो सब में जो के होगा वो कॉमन होके बाहर निकल जाएगा। आगे ये एक प्रॉपर्टी भी है, अभी बताते हैं इसको। आप लिखेंगे इसको, के को कॉमन करेंगे बाहर और लिखेंगे क्या, अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आया कैसे लिखना है? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब ये जो यहाँ लिखा है हमने के, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। अच्छा, के एनी कांस्टेंट, के एक कांस्टेंट है। अब ये नीचे वाली प्रॉपर्टी हम मिटाते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये जो के लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। प्रॉपर्टी नंबर 5, डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में एक बेसिक सा जो डिफरेंस है प्रॉपर्टी को लेके अगर हम चर्चा करें तो उसके बारे में हम बताएं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कॉमन हुई होती है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलती है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई चीज़ कॉमन निकली है तो वो या तो किसी एक रो के हर एक एलिमेंट या फिर किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से कॉमन निकली होती है। आप यहाँ देखिए, सिर्फ R1 के हर एक एलिमेंट से ये कॉमन के मिला था। इस R2 और R3 में ये के नहीं था, फिर भी हमने उसको कॉमन लिया है, तो ये डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। इसको हमें पहले ही बता देना चाहिए था, बट कोई नहीं। देखिए, जैसे आपका अगर लिखा है के A1 के A2 के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए। आप इसको लिखेंगे कैसे, के को यहाँ से कॉमन करेंगे और A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये होती है आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। समझ में आया?
अच्छा, जैसे ये k यहाँ से कॉमन हुआ है, मतलब एक किसी सिंगल रो या फिर कॉलम से कॉमन करते हैं, उसी तरीके से अगर हम इस इधर से इधर देखें तो ये k का इसमें मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ हमने यहाँ फर्स्ट रो से कॉमन किया है, तो यहाँ दिख रहा है कि k का अगर हमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर यही चीज़ नहीं गिवन है, आपको खुद करना है, किसी कांस्टेंट को अंदर लेके जाना है, डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है, जो कि पड़ेगी, क्वेश्चन में बताया भी जाएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस भी रो में कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट में होना चाहिए। जैसे R1 में था तो R1 के हर एक एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई था। ये होती है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और आप लोग देखिए, अगर सपोज करिए कि ये k R1 में था, वैसे ही ये k R2 में भी होता और R3 में भी होता, तो क्या होता? अगर हमने क्या बोला, अगर यही k R1, R2, R3 सब में होता, तो वैसे ये k जो यहाँ पे एक बार निकल के आया है, यहाँ से भी वो k निकलता और यहाँ से भी k निकलता, और यहाँ पे एक्चुअल में हो जाता k की पावर 3। और इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम नेक्स्ट उसको कर रहे हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी बताया है, बस उसी के बारे में लिखने जा रहे हैं। देखिए, सपोज करिए आप या फिर हम इसको ऐसे लिखें कि ए का डिटर्मिनेंट और ए एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। क्या बोला? ए, यहाँ पे ए जो है एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 6 होगी। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो और के इनी कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है और ऐसे लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है और आपको निकालना है डिटर्मिनेंट के ए की वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट के ए की वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो निकलेगा क्या? के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, ये हो जाएगा। एन क्या था? मैट्रिक्स का ऑर्डर था, और के की पावर उतनी ही होगी। इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाया जाए, जैसे पीछे जो था वही सेम चीज हम लेंगे और कुछ नहीं। देखिए, सपोज करिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल K(A1), K(A2), K(A3), KB1, KB2, KB3, KC1, KC2 और KC3 ऐसे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला था कि डिटर्मिनेंट में कॉमन हमेशा किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से लेते हैं। आपको दिख रहा है सब में के, तो ऐसा नहीं कि के सिर्फ एक ही बार में बाहर निकलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको फर्स्ट रो से एक बार के को बाहर निकालना है, सेकेंड रो से एक बार के को बाहर निकालना है, और थर्ड रो से के को एक बार बाहर निकालना है। ऐसे करना है, समझ आया? मतलब के इंटू के, तीनों में से बारी बारी हमने कॉमन निकाला है, के इंटू के, और बचा क्या फिर अंदर? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए कि के को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है के को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
के क्यूब, ये पावर कितनी आ रही है, पावर 3 आ रही है। और ये जो डिटर्मिनेंट बनाया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट किसी एक ए मैट्रिक्स का बना हुआ है और वो मैट्रिक्स के एलिमेंट ही लिखे हैं। सपोज करिए आपका मैट्रिक्स ए यही था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका मैट्रिक्स था और इसी को डिटर्मिनेंट में बनाया गया और के का मल्टीप्लाई किया है, मतलब के ए निकाला। के ए निकालेंगे तो मैट्रिक्स में रूल होता है, यही बेसिक फर्क होता है जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को अलग करता है। तो यहाँ के ए निकालेंगे तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका उसी के ए का जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसी के ए का जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो कि हमने यहाँ सॉल्व किया है, तो वो ये फॉर्मेट बनेगा। और फिर जब कॉमन निकालेंगे तो बारी बारी एक एक के बाहर निकलेगा, ऐसे होगा। समझ आया? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। आपका ऑर्डर n था तो k की पावर n था, आपका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो k की पावर क्या है, 3 है। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को कि जो जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर आपका कोई एक के ए की डिटर्मिनेंट के ए निकाल रहे हैं तो आपका वैल्यू क्या होगा, के की पावर n डिटर्मिनेंट ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, नोट डाउन करिए इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई जाए। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो का हर एक एलिमेंट या फिर उसके कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो तो वो क्या कह, वो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 थी, 7 हमने क्या बोला, अगर किसी मैट्रिक्स का, सॉरी किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम का हर एक एलिमेंट, किसी एक सिंगल रो की बात कर रहे हैं हम, किसी एक सिंगल रो या फिर किसी एक सिंगल कॉलम के हर एक एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 हो तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, जैसे 0 0 0, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है डिटर्मिनेंट। सपोज करिए ये है डिटर्मिनेंट ए। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जो कि कल पिछली क्लास में बताया गया था एक्सपेंशन, तो जब आप R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात कर लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए। प्रॉपर्टी नंबर ए, अगर ए एंड बी, इफ हम लिख देते हैं इसको, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, टू स्क्वायर मैट्रिक्स of same order matrices, two square matrices of same order, then होगा क्या, डिटर्मिनेंट A इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B लिख सकते हैं। मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करके आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू डिटर्मिनेंट A को पहले निकाला, डिटर्मिनेंट B को पहले निकाला और उसका मल्टीप्लाई किया, उसके इक्वल होगा। समझ में आया? ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। समझ में आया? नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये फॉर्मूला है
बताते हैं क्या है नेक्स्ट। कल आपको कोफैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, याद होगा आप लोगों को। अगर कल आपको कोफैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, तो उसी कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला है, आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 9 होगा। कोफैक्टर के बारे में कल आप लोगों को बताया गया था। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि सी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, इक्वल किसके होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं, जैसे n-1 ए सी ये सब क्या है। तो कल आपको कोफैक्टर के बारे में बताया गया था, उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सपोज करिए आपको फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कोफैक्टर मैट्रिक्स तो आपको खुद बनानी पड़ती है। कल आपको कोफैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, हाँ सॉल्व करके नहीं बताया गया था, पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बताया गया था, वो बता दिया जाएगा अगली क्लास में। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें अब, तो प्रॉपर्टी में सपोज करिए कि आपका कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक। और इस ए मैट्रिक्स का अगर हम कोफैक्टर की बात करें, अच्छा इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे एलिमेंट्स का नाम लिख के लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है। और इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स सपोज करिए कि इसका कोफैक्टर आप सॉल्व करेंगे तो वो मिलेगा। सपोज करिए इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया हुआ है सॉल्व करने के बाद। तो होगा क्या, अब इसका इस C का डिटर्मिनेंट निकालिए, इस C का डिटर्मिनेंट निकालिए कैसे, एक्सपेंशन करके। वो वैल्यू इक्वल किसकी होगी, आप A का डिटर्मिनेंट निकालिए, A का डिटर्मिनेंट निकालिए कैसे, एक्सपेंड करके। तो जो C का डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल किसके होगा, A के डिटर्मिनेंट का ऊपर पावर क्या लिखा हुआ है, n-1 लिखा हुआ है, मतलब n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और यहाँ पे ऑर्डर आपका 3 है, आपका ऑर्डर n ऑर्डर का, हमने यहाँ इन जनरल n ऑर्डर की बात की इसलिए फॉर्मूले में n-1 लिखा हुआ है, मतलब जो भी ऑर्डर होगी डिटर्मिनेंट a की पावर उससे एक कम होगी। अब अगर ये आपका 3 ऑर्डर का है तो ये जो डिटर्मिनेंट a है, आप डिटर्मिनेंट a को निकाले हैं, वो ये वैल्यू एक्चुअल में स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3-1 करेंगे, यहाँ पे 3-1 करेंगे और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। सब डिटर्मिनेंट a को निकाला है और हम प्रॉपर्टी पे अपने जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट C की जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट a ऑर्डर माइनस एक उसमें से सब्ट्रैक्ट करना। अब हमारा ऑर्डर 3 था, 3 में से एक माइनस करेंगे, आएगी पावर में 2, मतलब डिटर्मिनेंट C इक्वल किसके होगा, इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट C जो है वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट A स्क्वायर के। समझ में आया ये प्रॉपर्टी, आई होप ये क्लियर होगा आपको प्रॉपर्टी की। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है उस कोफैक्टर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट की ऑर्डर से एक कम के इक्वल होता है। जो भी ऑर्डर होगा ए का उस पावर में उससे एक कम वैल्यू लिखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 की।
चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 10 की अगर बात करते हैं हम, तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। दो चीजें हैं। पहला, आप कोफैक्टर से ही रिलेटेड, आगे की दो प्रॉपर्टीज वो भी कोफैक्टर से ही रिलेटेड होंगी, वो हम पहले भी बता सकते थे, बट यहाँ पे उससे रिलेट करेगी, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये कहता है कि आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, क्या हमने बोला, कोई एक डिटर्मिनेंट है, और सपोज करिए आपका एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है, उसका फर्स्ट रो का एलिमेंट जो है उस एलिमेंट को लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो, मतलब सेकेंड या थर्ड, दोनों में से कोई भी एक रो आप ले सकते हैं। तो दोनों रो में से किसी भी एक रो का कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें। अच्छा, हर फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट होंगे, तो तीनों के लिए बात हो रही है, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं, A11 इंटू C12 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू अच्छा सॉरी, यहाँ पे 21 होगा, 21, 22 और 23, ये ऐसे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर ऐसा करते हैं तो। अब इसको, ये तो हम समझाए हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, या फिर अगर आप इसको नाम लेना चाहते हैं तो मैट्रिक्स A लिख सकते हैं। तब आपका कोई एक मैट्रिक्स है, आप इसको डिटर्मिनेंट बना सकते हैं खुद से। क्या करना है, बस यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है और इस मैट्रिक्स के साइन को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसा है तो आपको, अगर आपको आप जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने मतलब इसका जो वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकालनी कैसे है देखिए ध्यान से। अगर आप ए फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे हैं, हम 1 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, किसी इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसके नीचे जस्ट ये जो लिखा है इसकी, या फिर ये ऐसे करस्पॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं। अगर रो ले रहे हैं तो रो के लिए, अगर कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम के करस्पॉन्डिंग, ऐसे। तो हम फर्स्ट और सेकेंड रो को कंसीडर करके चल रहे हैं, ये ध्यान रहे। हमने फर्स्ट रो का एक एलिमेंट उठाया, उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस सेकेंड रो का एलिमेंट उठाया और इसके कोफैक्टर के इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है A22, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस थर्ड एलिमेंट A13 लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A23 है, इसका कोफैक्टर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये है आपकी प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो इसमें है ये है, ये चीज, ये वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 0। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ, नोट करिए इसको, प्रॉपर्टी नंबर 10। और कल आपको एक्सपेंशन के बारे में बताया गया था, तो एक प्रॉपर्टी जो है वो वही एक्सपेंशन ही है, जिसको एज अ प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बताने की। आपकी टोटल 10 प्रॉपर्टी आज आप लोगों को बताई गई हैं। आई होप ये 10 प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी।
एक और प्रॉपर्टी नंबर 11, चलिए ये बता देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 देखिए क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज करिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, या फिर उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लें, कोई 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आप बनाते हैं। कोई एक डिटर्मिनेंट आपके पास ए है, ये डिटर्मिनेंट, या फिर हम डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे देखिए आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट ऐसा है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, A1, A2, A3। हमने फर्स्ट रो और थर्ड रो को सेम ही लिखा है, तो प्रॉपर्टी वही है। मतलब अगर कोई किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि सेम होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। समझ में आया? कोई एक दो रो या फिर दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं या फिर सेम होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं। अगर कुछ और बचा होगा तो वो अगली क्लास में बता दिया जाएगा। आज के लिए डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, तब तक आप इतना पढ़िएगा, अच्छे से इसको याद करिएगा, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना बहुत है। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है भाई आपकी क्लास के लिए, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आ सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।